Hello everyone, welcome to the channel. This is part 3 class of lesson first and the link of part 1 and part 2 class is in the description box. You can take help from description box and also with the help of playlist you can also search the classes. तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, चाहे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे, आपको दोनों ही जगह क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। तो ये सभी टॉपिक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की क्लास में कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लेना। और आज की जो हमारी क्लासेस है जहाँ पर हम एचआर पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था जिसमें हमने एचआर पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया था। कुछ इसकी विशेषताएं पाई जाती है कि जो एचआर पॉलिसीज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है या फिर किस काम आते हैं, ये सारे हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 2 की क्लास में। आज ही हमारी पार्ट 3 क्लास है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनल पॉलिसीज। यहाँ पे हम जानेंगे कि कितने प्रकार के पॉलिसीज पाए जाते हैं, कोई भी जो संस्था है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने प्रकार के पॉलिसीज का निर्माण करते हैं और जितने भी पॉलिसीज का निर्माण करते हैं सभी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सभी को क्यों बनाया जाता है। तो इसको यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखोगे आप कि ये जो पॉलिसीज होते हैं इनके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि इनके कुछ टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट देखोगे ऑरिजिनेटेड है, उसके बाद में सेकंड है अपील्ड, इम्पोज्ड, जनरल, स्पेसिफिक, रिटर्न पॉलिसीज। ये कुछ पॉलिसीज के टाइप्स है, तो यहाँ पे आप नाम के थ्रू इनको लर्न कर लेना। इसके बाद में आप वन बाय वन समझते हैं कि जितने भी पॉलिसीज पाए जाते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर इनका मेन जो काम है वो किस प्रकार से रहता है, किस तरीके से रहता है। एंड फर्स्ट पॉलिसी का नाम है हमारे ऑरिजिनेटेड पॉलिसीज, जिसे हम हिंदी में मूल नीतियां कहते हैं। अब ये जो पॉलिसी है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। देखो, ये जो पॉलिसीज पाया जाता है, ये जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, टॉप मैनेजमेंट मतलब क्या, जैसे कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल पाए जाते हैं, टॉप पे, फिर मिडल पे, फिर सबसे नीचे वाला। तो 3 लेवल पे जो डिवाइड कर दिया जाता है मैनेजमेंट को, तो सबसे ऊपर जो टॉप लेवल पे जो काम करते हैं, कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जिनको हम टॉप मैनेजर का नाम देते हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट का नाम देते हैं। वहां पर क्या है कि इस तरीके के काम को किया जाता है जहां पर पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है, प्लानिंग रखी जाती है, बहुत तरीके के काम होते हैं। तो ये जो काम है, मतलब कि जो हमारे पॉलिसीज है ऑरिजिनेटेड पॉलिसी, ये हमारे टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है, जैसे कि आप देखोगे कि संस्था के अंदर काफी सारे लेवल पाए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, और डिपेंड करता है संस्था के ऊपर वो कितने लेवल्स का निर्माण करते हैं। मेनली आप देखते हो कि आप जब भी पढ़ते हो तो आपको दिखाई देगा 3 लेवल्स पाए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो जितने भी लेवल्स का निर्माण किया जाता है संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जितने भी सतर बनाए जाते हैं, जितने भी लेवल्स बनाए जाते हैं, उनके बीच में जो कामकाज किया जाता है, उनके बीच में जो भी काम को डिवाइड किया गया है या फिर जिन भी काम को उनके द्वारा करवाया जाता है, उनके थ्रू करवाया जाता है, तो वहां पर जितने भी काम है उन सभी के बीच में लिंक करने के लिए, उन सभी के बीच में लिंकिंग करने के लिए जो मार्गदर्शन जिसके थ्रू दिया जा सके उनको बोलते हैं ऑरिजिनेटेड पॉलिसीज। मतलब कि ये जो पॉलिसीज है ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसको इसलिए बनाया जाता है ताकि संस्था के अंदर जितने भी लेवल्स है उनके बीच में लिंकिंग का काम किया जा सके, आपस में लिंक करके काम करे, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट रहे। तो इस पॉलिसी का निर्माण जो है इस ऑब्जेक्टिव के कारण बनाए जाते हैं कि हमें सभी लेवल्स के बीच में लिंक रखना है, इस वजह से इस पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में सेकंड पॉलिसीज है अपील्ड पॉलिसीज, जिसे हम बोलते हैं अपील की गई नीतियां। देखो क्या होता है, कई बार जैसे कि संस्था के अंदर कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए या फिर कुछ ऐसी हमारी नीड रहती है, कुछ ऐसे हमारे रिक्वायरमेंट रहते हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज को बनाए जाते हैं उस टाइम पे या फिर पहले भी। तो जिन्हें क्या किया जाता है कि ये जो पॉलिसीज होता है सिचुएशन विच हैव नॉट बीन कवर बाय द अर्लियर पॉलिसीज। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉलिसी का निर्माण कर दिया, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव बना लिए कि हमें इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये पॉलिसी बना लिया, बट बाद में हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे काम है जो कि हमारे पॉलिसी में कवर नहीं किया गया या फिर वो पॉलिसीज के अंदर लागू करना रह चुका, बाकी रह चुका, मतलब भूल चुके थे। तो वहां पर क्या है कि एक अपील पॉलिसीज का निर्माण कर दिया जाता है ताकि ये एक ऐसी पॉलिसी बन जाती है जिसमें हम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना दिए जाते हैं, ताकि अगर हमने पिछले वाले पॉलिसीज में कुछ छोड़ दिया तो इस वाले पॉलिसीज में उसको कवर कर लिया जाए। आई होप ये 2 पॉलिसीज आपको कवर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड पॉलिसी है इम्पोज्ड पॉलिसीज, जिसे हम कहते हैं थोपी गई नीतियां। अब इसका नाम ऐसा क्यों है इम्पोज्ड पॉलिसीज, या फिर हिंदी में इसको थोपी गई नीतियां कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। मान लो जैसे कि किसी के ऊपर हमने कोई काम दे दिया, उसका मन नहीं है, फिर भी हमने उसको काम दे दिया, अब उसको करना पड़ेगा, तो हमने उसके ऊपर एक तरीके से क्या किया, काम को एक थोप दिया, हमने उसको एक इम्पोज कर दिया एक काम को कि अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो देखो कई बार क्या हो जाता है कि संस्था के अंदर कोई भी जो बिजनेस है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर क्या हो जाता है कि संस्था के ऊपर कुछ प्रेशर डाल दिया जाता है, कुछ उनके ऊपर एक तरीके से काम का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि आपको ये काम को करना ही पड़ेगा। इन पॉलिसीज को अपने कंपनी के अंदर या फिर अपने बिजनेस के अंदर, अपने संस्था के अंदर आपको लागू करना ही
पड़ेगा। तो इस टाइप की जो पॉलिसीज होते हैं उसको नाम देते हैं इम्पोज्ड पॉलिसीज का। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, जैसे कि हमारी जो सरकार है या फिर जो हमारे ट्रेड होते हैं, ट्रेड के जो एसोसिएशन होते हैं या फिर कुछ यूनियंस होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज का निर्माण करते हैं और सभी कंपनियों के ऊपर लागू कर देते हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के ऊपर लागू कर देती है कि आप सभी को इस पॉलिसीज को अपने कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू करना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि संस्था का चाहे मन हो या ना हो, वो अपने कंपनी में उसको लागू करना चाहे या ना करना चाहे, बट उनको फिर भी वो काम करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे उनको इस चीज का प्रेशर रहता है, उनके ऊपर ये दबाव रहता है कि आपको इस पॉलिसीज को लागू करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज पाई जाती है उसको बोलते हैं हम इम्पोज्ड पॉलिसीज, जहां पे कुछ सरकार के द्वारा, कुछ ट्रेड के जो एसोसिएशन होते हैं उनके द्वारा या फिर जो कुछ यूनियंस के द्वारा जो पॉलिसीज बना दिए जाते हैं उनको कंपनी के अंदर लागू करना ही पड़ता है। देन इसके बाद में फोर्थ पॉलिसीज है जनरल पॉलिसीज, जिसको हम एक सामान्य नीति बोलते हैं। ये जो नीतियां पाई जाती है यहाँ पे, ये भी कहीं ना कहीं जो हमारे टॉप मैनेजमेंट के एक तरीके से दर्शन के मतलब मार्गदर्शन के लिए हम इसलिए बनाए जाते हैं, ताकि जो हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है, जो हमारे टॉप मैनेजर है, वो जो भी काम को करेंगे तो उनके लिए एक मैप बना दिया जाता है कि आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को करना है। तो वहाँ पर इस तरीके से निर्माण कर दिया था। ये एक जनरल पॉलिसीज मानी जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो टॉप मैनेजर है उनको काम में आसानी मिल सके, उनको पता चल सके कि हमें अपने काम को कैसे करना है। एक तरीके से मैपिंग के थ्रू एक मैप बना दिया जाता है, एक तरीके से पॉलिसीज ही रहती है, लेकिन पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको इस तरीके से करना है, फॉर्मुलेट करना है इसी तरीके से। तो पूरा का पूरा एक चार्ट बना के उनको दे दिया जाता है। ये संगठन के विकास के लिए, मतलब कि संगठन के अंदर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके विकास के लिए इस चार्ट को मैप के तौर पर तैयार कर दिया जाता है, ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है या टॉप मैनेजर है उनको एक मार्गदर्शन मिल सके, और जो भी उनकी प्राथमिकताएं हैं कि उनको काम को किसको प्रायोरिटी देनी है, तो इस तरीके से वो उसी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है स्पेसिफिक पॉलिसीज, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट नीतियां। अब इसको हम स्पेसिफिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो, दीज पॉलिसीज कवर स्पेसिफिक इश्यूज। यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक इशू होते हैं, कुछ ऐसे विशिष्ट हमारे इशू हो जाते हैं जिसके कारण से कुछ पॉलिसीज का निर्माण करना पड़ता है, और उन्हीं पॉलिसीज को हम नाम दे देते हैं स्पेसिफिक पॉलिसीज का। अब इनको क्यों बनाया जाता है? जैसे कि हायरिंग का काम है, मान लो हायर करना है, या फिर मान लो कि रिवॉर्डिंग का काम है, बार्गेनिंग का काम है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है कि ये जो नीतियां हैं ये इनके जैसे मुद्दों को कवर करने के लिए बनाई जाती है। देन इसके बाद में लास्ट पॉलिसी है जिसको हम रिटर्न या फिर इम्प्लाइड पॉलिसीज कहते हैं। ये पॉलिसीज कैसे होते हैं? जब ऐसा टाइम आता है जब हमें कस्टमर से बात करनी पड़ जाती है, वाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स, जब कस्टमर से बातचीत करी जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई ना कोई तो बात करेगा जो कि संस्था का मेंबर है। तो संस्था के जो मेंबर होते हैं उनके लिए कुछ ड्रेस कोड या फिर उनके लिए कुछ जेंटल टोन जो है निर्धारित किया जाता है कि आप जब भी कस्टमर से बात करोगे तो आपको इस तरीके से करना है। तो कुछ जो उनको लिए बता दिया जाता है, एज ए गाइडलाइन मान लो या फिर पॉलिसीज मान लो, उसको हम बोलते हैं रिटर्न या फिर इम्प्लाइड पॉलिसीज, जहां पर उनके सदस्यों के लिए, जो उनके मेंबर्स हैं, उनके लिए बनाया जाता है कि जब भी आप कस्टमर से बात करोगे तो आपको इस तरीके से इन पॉलिसीज का ध्यान में रखना है या फिर इसको लेकर चलना है, इनको पालन करना है। तो ये हमारे कुछ पॉलिसीज थे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या समझा हमने यहाँ पे ये देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिसीज के अंदर हमने 6 पॉलिसीज को डिस्कस किया। फर्स्ट हमारा ऑरिजिनेटेड, इसके बाद में हमने सेकंड में पढ़ा अपील्ड, उसके बाद में हमने पढ़ा इम्पोज्ड। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट देखा ऑरिजिनेटेड, ये मेनली किस लिए बनाया जाता है? जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, ताकि जितने भी लेवल है उनके बीच में लिंकिंग का काम या फिर लिंक बना के रखा जा सके। अपील्ड पॉलिसीज में हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हम फर्स्ट वाले पॉलिसीज में डालना भूल जाते हैं या फिर उसको लागू करना भूल जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि इस पॉलिसीज को भी तो लागू करना था, तो अपील्ड पॉलिसीज को लागू कर देते हैं, जहाँ पे हमारे कुछ रिक्वायरमेंट रहते हैं जिसको पूरा करने के लिए हम इस पॉलिसीज को निर्माण कर देते हैं कि अब जो काम बाकी रह चुका था पिछले पॉलिसीज वाले, उसको हम यहाँ पे लागू कर लेते हैं। हमने पढ़ा इम्पोज्ड पॉलिसीज। ये ऐसी पॉलिसीज होती है जिसको प्रेशर में लेके आना, मतलब एक तरीके से करना पड़ जाता है, ना भी मन हो तभी करना पड़ता है, क्योंकि कुछ हमारी सरकार के द्वारा, ट्रेड जो हमारी यूनियन होते हैं उनके द्वारा इनका मतलब उनके द्वारा बनाया जाता है, तो हमें प्रेशर में जाकर उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक तरीके से रूल रेगुलेशन है, तो उसका पालन करना जरूरी हो जाता है। तो उस पॉलिसीज को अपने संस्था के अंदर लागू करना ही पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। इसके बाद हमने पढ़ा जनरल पॉलिसीज, जहां पे हमने ये समझा कि जनरल पॉलिसीज के अंदर एक जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन के लिए एक मैप बना दिया जाता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, किस काम को प्रायोरिटी देनी है, किसको बाद में करना है, इस तरीके से पूरा का पूरा एक मैप बना के दे दिया जाता है। स्पेसिफिक पॉलिसीज को हमने पढ़ा, जहां पे कुछ विशिष्ट काम को या विशिष्ट नीतियों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। हायरिंग का काम है, रिवॉर्डिंग का काम है, बार्गेनिंग का काम है, इन सभी को कंप्लीट करने के लिए कुछ पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा रिटन पॉलिसीज, जो कि मेनली मेंबर्स के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जब भी वो कस्टमर से बात करे तो इस तरीके से पॉलिसीज का पालन करें। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, काफी सिंपल तरीके से हमने समझा है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिसीज पाए जाते हैं इनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ इनकी अच्छाइयाँ होती है, कुछ इनसे लाभ मिलते हैं, उनको यहाँ पर हम समझते हैं। डेलीगेशन,
दे हेल्प मैनेजर्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स टू एक्ट विद कॉन्फिडेंस विदाउट द नीड फॉर कंसल्टिंग सुपीरियर्स एवरी टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमारा डेलीगेशन मतलब कि जो हमारे प्रतिनिधि मंडल होते हैं उनसे हमें कैसे बेनिफिट मिलता है। देखो, जो जितने स्तर पर काम किए जाते हैं, जितने भी हमारे काम करने वाले मैनेजर्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं, वो सभी क्या है कि जितने भी काम करने वाले हैं वो सभी वरिष्ठ जो उनके सुपीरियर्स हैं उनसे हर टाइम परामर्श करने की आवश्यकता के बिना, मतलब कि हर टाइम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, हर काम के लिए, हर छोटी छोटी काम के लिए उनके पास नहीं जाएंगे कि हाँ उनसे पूछ के ही काम करना है। कुछ ऐसे टाइम भी आते हैं जहां पर क्या करते हैं, जो उनके सुपीरियर्स होते हैं, जो उनके बड़े होते हैं, जो उनके वरिष्ठ होते हैं, उनसे बिना पूछे भी वो कॉन्फिडेंस से कुछ काम को खुद ही करने लग जाते हैं, ऑपरेट करने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल। तो यहाँ से एक बेनिफिट क्या मिलता है कि जितने भी स्तर पर काम करने वाले प्रबंधक होते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि अपने सुपीरियर से बिना पूछे ही अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही काम करने में मदद करते हैं, कि उनको डिस्टर्ब भी नहीं करते बार बार हर छोटी काम के लिए, और खुद से ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में काम करने लग जाते हैं। तो ये हो जाता है एक बेनिफिट। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब है एक रूपता। दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग सिमिलर चॉइसेस व्हेन इंडिपेंडेंटली फेसिंग सिमिलर सिचुएशन। ये संगठन के जितने भी स्तर पर अलग अलग लोगों के द्वारा जब एक समान जो चॉइस रहती है उनको चुनने की संभावना को बढ़ाते हैं। जैसे कि एक लेवल पे, एक समान लेवल पे जितने भी हमारे पास में ऑप्शन है उनको चूज करने में, उनका जो चॉइस है उनको डिसाइड करने में, जो सिमिलर होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, उनको यहाँ पर बढ़ाने में एक तरीके से इंक्रीज करते हैं इस तरीके के चांसेस को। जब क्या किया जाता है, जब वो इंडिपेंडेंट होके, मतलब कि स्वतंत्र रूप से समान स्थिति का सामना करते हैं, कि वो जब सिमिलर सिचुएशन आएगा तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर, बिल्कुल फ्री होकर उस तरीके के जो केसेस आ चुके हैं या फिर सिचुएशन आ चुके हैं उसको फेस करेंगे। तो यहाँ से एक रूपता का एक बेनिफिट मिल जाता है कि वहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी स्तर पर लोग काम कर रहे हैं वो सभी अपने अपने जो ऑप्शन है उनके पास में अवेलेबल, जो समानताएं वाली चीज़ें, सिमिलर वाली चीज़ें हैं, उनको वो समान तरीके से संभावना बढ़ा देते हैं कि उनको अपने आप से डिसाइड कर लेंगे, और जब भी इस तरीके से सिचुएशन आएगा तो उसका वो सामना करेंगे। एक बेनिफिट ये मिल जाता है। इसके बाद में थर्ड बेनिफिट ये है कि बेटर कंट्रोल, मतलब कि बेहतर नियंत्रण हो जाता है। दीज पॉलिसीज, यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो पॉलिसीज है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको बिना किसी रुकावट के जो भी उनके पास में संगठन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उनको पूरा करने में, काम करने की एक तरीके से अनुमति दे देता है कि संस्था के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को कंप्लीट करना है। तो अचीवमेंट के अंदर, मतलब कि अचीवमेंट को पूरा करने के लिए या फिर उसको अचीव करने के लिए ये सभी जो है बिना किसी रुकावट के संगठन के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को पूरा करने की एक तरीके से उनको अनुमति दे देती है, जिससे बेहतर जो है कंट्रोलिंग का काम होने लग जाता है कि सभी क्या है अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने लग जाते हैं, सभी इस तरीके से काम करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे बेटर कंट्रोलिंग अपने आप ही हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, मतलब कि दक्षता का माप कैसे किया जाएगा। पॉलिसीज कैन ऑल्सो सर्व एज स्टैंडर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। नीतियाँ क्या है कि कार्य का जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क ऑफ एग्जीक्यूशन है, वहाँ पर क्या है उसके मानक के रूप में, उसके स्टैंडर्ड के रूप में अपने आप से ही काम कर सकती है। They enable the management to see if they have been translated into action by various group in the organization। ये साथ ही क्या करते हैं, जितने भी हमारे मैनेजमेंट होता है या फिर जितने भी हमारे मैनेजर्स है प्रबंधन के काम में, ये देखने के लिए एक तरीके से उनको इनेबल कर देता है, सक्षम बना देता है कि क्या उनके संगठन में जितने भी समूह है, जितने भी ग्रुप उन्होंने बनाए हैं, क्या वे सभी कार्यवाही को करते हैं, मतलब उनका जो काम है क्या वो एक्शन में जाते हैं कि नहीं जाते, मतलब कार्यवाही जो है, जो हमारे कामकाज होते हैं उनको एक्शन में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, या सिर्फ बना दिया पॉलिसीज उसको लागू नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से बेनिफिट मिल जाता है संस्था को, जहां पर वो क्या करते हैं कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी है इसका बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस, मतलब कि आत्मविश्वास वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी को इस बात से पहले ही उनको बता दिया जाता है, पहले उनको सब कुछ बता दिया जाता है कि जहाँ पर भी वो संगठन में कहाँ खड़े, मतलब कि एक तरीके से कहाँ वो परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर उन्हें संस्था के अंदर जिस भी तरीके से सामना करते हैं उसमें उनको जो है एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से फील करा दिया जाता है कि आप संस्था में कहाँ पर हो, आपको कैसा काम करना है, आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इस तरीके से उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर दिया जाता है। तो वहाँ से क्या है, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इंप्लॉयज़ हैं, वो सभी कॉन्फिडेंट तरीके से काम करते हैं। स्पीडी डिसीजन, मतलब कि शीघ्र यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। पॉलिसीज कैन स्पीड अप डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग अ ब्लैंकेट फ्रेमवर्क विद पर्सनल डिसीजन कैन बी मेड। यहाँ पर कहा गया कि नीतियाँ क्या है कि एक तरीके से जो उनका एक व्यापक ढांचा है, मतलब कि संस्था का जो एक ब्लैंकेट फ्रेमवर्क है, वहाँ पर उनको निर्णय लेने की गति को बढ़ा देता है, जो उनकी डिसीजन है उसको लेने की स्पीड को बढ़ा देती है ये पॉलिसीज, जिसके अंदर जितने भी हमारे डिसीजन होते हैं जो कि हमारे से रिलेट करते हैं उन सभी को निर्णय लिए जा सकते हैं। ये इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो हमने क्या समझा यहाँ पे बेनिफिट में कि जैसे कि फर्स्ट है हमारा डेलीगेशन, यहाँ से संस्था को ये मिल जाता है कि बिना किसी टाइम को वेस्ट करे, बिना किसी सुपीरियर को बार बार डिस्टर्ब करे, हम जितने भी काम करने वाले पर्सन हैं अलग अलग लेवल्स पे, वो कुछ टाइम ऐसे भी होता है जब वो बिना पूछे ही अच्छे तरीके से काम को कॉन्फिडेंस तरीके से पूरा कर देते हैं।
इसके बाद में हमने सेकंड बेनिफिट में पूछा, जो सिमिलर लेवल्स के जो सिमिलर चॉइसेस होते हैं वहां पर उनको चॉइस मतलब कि ऑप्शन लेने का अधिकार दे दिया जाता है, इंक्रीज कर देते हैं उस चांसेस को जहां पर संस्था के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं जो कि डिफरेंट लेवल्स के काम करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेवल पे काम करें, लेकिन एक ही जो सिमिलर उनके पास में ऑप्शन है उसको वो डिसाइड कर सके, खुद से देख सके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फेस कर सके। ये सारे उनको एक तरीके से बेनिफिट मिल जाता है कि ये सभी उनके पास में अधिकार है जिनका वो अच्छे तरीके से यूज करते हैं। बेटर कंट्रोल हो जाता है, अच्छे तरीके से कंट्रोलिंग का काम हो जाता है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस के साथ में एम्प्लॉय सारे काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको बता दिया जाता है, सारे कामों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जिससे संस्था के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है वो कॉन्फिडेंट तरीके से काम को करते हैं। जितने भी डिसीजन है वो स्पीडली तरीके से लिए जाते हैं, जिससे संस्था को बेनिफिट मिलता है कि हर एक निर्णय जो है टाइम पे ही लिए जाते हैं और उसका पालन भी कर दिया जाता है। ये सारे बेनिफिट होते हैं पॉलिसीज के, कि अगर सारे पॉलिसीज को बना दिए जाएंगे जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, तो उन सारे पॉलिसीज के थ्रू ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है कि जितनी भी बाधाएं आती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है एक तरीके से, तो इन पॉलिसीज के थ्रू क्या हो जाता है, कई बार कुछ ऐसी बाधाएं भी आती है। तो हम देखते हैं कि वन बाय वन कि कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो कि इन पॉलिसीज के कारण आते हैं। जो हमने पॉलिसीज को अभी हमने डिस्कस किया था, उन पॉलिसीज के कारण कौन कौन सी बाधाएं आती हैं जिसे हम ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं। तो वन बाय वन सभी पॉइंट को समझते हैं। ऑब्स्टेकल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिंग पर्सनल पॉलिसीज। इसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, देखो मैनी टाइम्स या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे प्रबंधक होते हैं, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए जो भी उनके पास में गाइडलाइन बनाई गई है, जो भी उनके पास में पॉलिसी गाइडलाइन बनाई गई है, उनके लिए कई बार क्या करते हैं कि उन पॉलिसी का ही पालन करने में जो मैनेजर्स होते हैं वो अनिच्छुक हो जाते हैं। मतलब कि उनका मन ही नहीं करता कि वो जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं, जो उनके लिए गाइडलाइंस बनाई गई है, उनका वो पालन करे। कई बार क्या इससे क्या हो जाता है कि जो उनका स्कोप है मैनेजरियल वर्क का, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उनके ऊपर बाधाएं आ जाती हैं, उनको वो सीमित कर देते हैं। साथ ही जो उनका एग्जीक्यूटिव फ्रीडम है उसको भी कम कर देते हैं। तो ये कि यहाँ से नुकसान हो जाता है कि जब मैनेजर्स ही काम करने में मन नहीं लगाएंगे या फिर वही जब पॉलिसीज का पालन नहीं करना चाहेंगे तो बाकी काम कैसे होगा। तो एक तरीके से ये देखा जाता है कि अगर हमारे मैनेजर्स इस तरीके से हो जाते हैं या फिर उनकी थिंकिंग इस प्रकार से हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज है जिसके कारण हमें ही मतलब कि बाधाएं हो सकती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैनेजर ऐसा करने लग जाएंगे तो हमें नुकसान होगा। अगर देखा जाएगा मैनेजर ऐसा काम करे, लापरवाही करे, तो उनको हटा भी दिया जाता है। बट ये बात बता रही एक तरीके से कि कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, मे भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर मैनेजर इस तरीके से काम को करते हैं कि वो अपने ही पॉलिसी गाइडलाइन का पालन नहीं करना चाहते हैं या फिर वो अपने ही स्कोप ऑफ मैनेजरियल वर्क को मतलब कि सीमित कर देते हैं, इससे क्या हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव फ्रीडम वाली वर्क जो है वो कम कर देते हैं। तो ये एक बाधाएं बता रही है कि अगर मैनेजर्स ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि अक्सर क्या हो जाता है कि जो हमारे नीतिगत जितने भी बयान रहते हैं, जैसे कि इम्प्लाइड और हमारे जो एक्सप्रेस्ड पॉलिसी स्टेटमेंट रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में टकराव हो जाते हैं इनके बीच में। तो खासकर क्या हो जाता है, जैसे कि मेनली देखोगे एम्प्लॉयमेंट मैटर के बीच में कई बार क्या हो जाता है कि जितने भी हमारे स्टेटमेंट रहते हैं उनके बीच में टकराव हो जाता है, कई कारण से वापस में उलझ जाती है बातें। तो यहाँ से एक हमारा कहीं ना कहीं एक बाधाएं आ जाती है, बीच में एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि जो हमारे पर्सनल पॉलिसीज होते हैं ये डिमांड करते हैं हमारे कांस्टेंट रिवीजन को, मॉडिफिकेशन को, और इसी के साथ में ये जो तरीके होते हैं काम करने का, जैसे कि संशोधन कर दिया या फिर लगातार जो है कांस्टेंट हमारा रिवीजन चल रहा है, मॉडिफिकेशन चल रहा है, पुनर्गठन चल रहा है, तो ये सारी भी पॉलिसीज जो है ये सभी की डिमांड करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस तरीके से डिमांड किया है तो उसको जल्दी से फुलफिल कर दिया जाए। कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, तो वो ही कई बार प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल पॉलिसीज आर नॉट इजी टू कम्युनिकेट। जो हमारे पर्सनल पॉलिसीज होते हैं कई बार क्या है कि वो कम्युनिकेट करने में ही हमारा जो है आसान नहीं हो पाता है। जो हमने पॉलिसीज को बना दिया है उसको जब हम सच में लागू करने लग जाए या उनके ऊपर हम बातचीत करने लग जाए उनको रिलेट करके, तो कई बार वही ईजी नहीं हो जाता है कम्युनिकेट के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि ज़्यादातर देखोगे जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज होते हैं यहाँ पर जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वही पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहता है, वही पूरे तरीके से विकसित नहीं रहता है। जहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हमारे डाटा है वो हमारा पूरी तरीके से नहीं रहता है, विश्वसनीय नहीं रहता है। उनके अंदर जो एक रियलिटी है या फिर जो एक विश्वास रहती है उसकी यहाँ पर एब्सेंस रहती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स। तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो प्लान रखे गए हैं वही इफेक्टिव तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये एक रियलिटी है, सच में ऐसा होता है, जहाँ पर यही चीज़ जो है प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट 6 पॉइंट में कहा गया है कि जो हमारे मैन पावर प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। जो हमारे मैन पावर प्लानिंग रखी जाती है, जो हमारे मैन पावर है उनके लिए जो प्लानिंग रखी जाती है, कई बार वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाली हो जाती है और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्चा होने लग जाता है। ज़्यादा महंगी प्रक्रिया होगी तो सेम वही चीज़ें घूम फिर के जो प्रोडक्ट बनाया गया है या फिर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है संस्था के द्वारा, उसी का प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ गया तो बहुत सारी हो जाते हैं कॉम्पिटिशन में हम पीछे हो जाते हैं, तरह तरह की दिक्कतें आने लग जाती है, बाधाएं आने लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर हमने समझा कि संस्था के अंदर जितने भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं उससे बेनिफिट तो मिलते ही मिलते हैं, बट कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर इन पॉलिसीज के कारण हमें कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, कई बार हमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल जाती है। टॉपिक इज कवरेज ऑफ पर्सनल पॉलिसीज। जो हमारी कार्मिक नीतियां होती है उसका जो कवरेज है वो किस प्रकार से रहता है, इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। तो जो हमारा कवरेज है पर्सनल पॉलिसीज का, वो हमारे एचआरएम के जो फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं और जिस प्रकार से उनके ऊपर बेस्ड होते हैं उनके हिसाब से इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो वन बाय वन समझते हैं किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि सामाजिक दायित्व। और यहाँ पर भी जैसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इक्विटी। तो देखो इक्विटी में क्या होता है कि यहाँ पर इवन हैंडेड अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है, मतलब कि जो इवन हैंडेड अप्रोच है उसको अपनाया जाता है। और ये जो अप्रोच है ये कहते हैं कि जो भी इंप्लॉयज है काम करने वाले, उनके साथ में जो ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उनके साथ में जो व्यवहार किया जाता है वो हमेशा उचित व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, जितने भी कर्मचारी है उनके साथ में इवन हैंडेड अप्रोच का हमें पालन करना है और ये अप्रोच हमें, तो इस अप्रोच का ध्यान में रखा जाता है और जितने भी इंप्लॉयज हैं उनके साथ में एक सही व्यवहार किया जाता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है कंसिडरेशन। यहाँ पर क्या कहा गया कि कंसीडरिंग इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस व्हेन डिसीजन अफेक्ट द एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टस सीनियरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ पर कहा जाता है कि जो विचार है, जैसे कि जो अलग अलग परिस्थितियां आती है, सर्कमस्टांसेस आते हैं, वहाँ पर जब भी डिसीजन लेना होता है तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एम्प्लॉयज़ के प्रोस्पेक्टस, उनकी जो संभावनाएं हैं कर्मचारियों की, या फिर जो उनसे सीनियर है, जो उनकी वरिष्ठता है, या फिर जो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उनके आत्मसम्मान है, उन सभी को प्रभावित करता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कार्य जीवन की गुणवत्ता। इंक्रीज द इंटरेस्ट इन द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय रिड्यूसिंग। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे कि जितने भी कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उनका जो वर्क लाइफ है, मतलब कि काम वाला जो एक वातावरण है, वहाँ की उनकी वर्क लाइफ कैसे, जैसे कि पर्सनल लाइफ हो जाती है, प्रोफेशनल लाइफ हो जाती है। तो जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम जॉब के तौर पर काम कर रहे हैं, तो जो हमारा जॉब वाला प्लेस है वहाँ की वर्क लाइफ हमारी कैसी है, तो वहाँ पर जो एज हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से समझे या फिर मैनेजर की तरफ से समझ लो, ओनर की तरफ से समझ लो, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि जितने भी इंप्लॉय है उनकी वर्क लाइफ की क्वालिटी को उनको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने का मतलब ये है कि उनकी जो वर्क लाइफ है उसको प्रेशर में नहीं डालना है, उनसे कोई भी दबाव नहीं डालना है, एक तरीके से उनको थोड़ा सा फ्रीडम देनी है और काम को इस तरीके से करवाना है कि जितने भी इंप्लॉयज है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पर कहा गया है आगे वाले पॉइंट में कि एक तरीके से जो हमारे इंप्लॉयज है उनके साथ में ऐसे करना है कि उनकी जिम्मेदारी जो भी है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको हमें इस तरीके से भी बढ़ाना है कि वो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से स्ट्रेस ना मान ले कि हमने उनको बता दिया कि आपको ये काम करना है। तो हमें एक ऐसा वातावरण भी साथ में रखना है कि जितना भी हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, जितना भी काम दे दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस ना मान ले, उसको वो ये ना समझ ले कि उनके ऊपर दबाव पड़ गया काम का, मतलब काम भी कर दे और उनके ऊपर दबाव भी ना पड़े। तो हमें एक तरीके से इस तरीके का माहौल क्रिएट करना है उनके ऊपर, ये नहीं कि मुझे आज के आज काम चाहिए। हाँ, उनको हम ये कह सकते हैं कि मतलब जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप कर देना। तो थोड़ा बिहेवियर का भी फर्क हो जाता है। और बाकी ये एक वातावरण होता है जहाँ पर एक ही काम को चाहे तो प्रेशर में करवाया जा सकता है, एक ही काम को काफ़ी अच्छे तरीके से भी करवाया जा सकता है। तो ये हमारी वर्क लाइफ के बारे में बताते हैं कि वर्क लाइफ की जो क्वालिटी है उसको हमें इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए एम्प्लॉयज़ की तरफ से, एम्प्लॉयज़ के लिए मतलब। इसके बाद में नेक्स्ट बी पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने पहले क्या समझा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनके प्रति हमारा एक सामाजिक दायित्व क्या बनता है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट को समझ लिया। अब इसके बाद में बी पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़, जो हमारे रोजगार नीतियाँ होती है। तो यहाँ पे देखो प्रोविजन की बात करेंगे, प्रोविजन ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कि सेलेक्टिंग द कैंडिडेट बेस्ड ऑन जॉब रिक्वायरमेंट एंड एनकरेजिंग दैम टू पुट इन देयर 100%। मतलब कि जो रोजगार अवसर प्रदान किए जाते हैं उसमें नौकरियों की जो नीड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर हमेशा उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनके बेस्ड पे ही हमें हमेशा चुनाव करना चाहिए, जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि जॉब पे कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही कैंडिडेट को हमेशा सेलेक्ट किया जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद में उनको 100% मतलब कि पूरे 100% योगदान के लिए हमेशा उनको प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम मोटिवेशन कह लो, चाहे कुछ भी कर लो, उनको जॉब की तरफ हमेशा एक तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए।
इसके बाद में सी पॉइंट है प्रमोशन पॉलिसीज, जो हमारे जैसे कि प्रमोशन कर दिया जाता है उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉलिसीज होते हैं। यहाँ पे देखो प्रमोशन जो होते हैं वो हमेशा विकास के लिए कर्मचारियों की जो डिमांड रहती है, जो उनकी ग्रोथ को लेके, या फिर संगठन की जो नई रहती है, या फिर अधिक जैसे कि जो उनकी डिमांड रहती है, या फिर कह लो कि प्रमोशन जो टैलेंट होता है उनके बीच में एक तरीके से बैलेंस जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब कि जो इंप्लॉयज़ की ग्रोथ की जो डिमांड रहती है, हर एक इंप्लॉयज़ चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ बढ़े, उनकी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन हो जाए, ये और एक संस्था की क्या डिमांड है, तो दोनों के बीच में जो एक मेंटेनिंग का जो काम है वो पॉलिसीज के थ्रू करवाया जाता है या किया जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में डेवलप से रिलेटेड समझेंगे कि विकास नीतियाँ किस प्रकार से होती है। पॉलिसीज शुड कवर द काइंड ऑफ एम्प्लॉयज टू बी ट्रेंड, टाइम स्पेन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेक्निक, रिवॉर्डिंग एंड अवॉर्डिंग सिस्टम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेनर। ये सारी चीज़ बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से जो हमारी विकास नीतियाँ हैं वो किस प्रकार से प्रशिक्षित करती है अपने कर्मचारी को। जैसे कि कर्मचारियों के प्रकार हो गए, उनको हम बार बार प्रोग्राम के थ्रू उनको बताएंगे, काफ़ी चीज़ों को सिखाएंगे, उनको हम टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान देंगे, थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं उनके नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, उनके स्किल को इंप्रूव करेंगे। अगर लगता है कि कहीं पर उनको रिवॉर्ड की आवश्यकता है या फिर उन्होंने ऐसा काम किया जहाँ पर रिवॉर्ड देना जरूरी है तो उनको देना भी चाहिए। इससे क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि उनको हमेशा इस तरीके से एंकरेज करना चाहिए, इस तरीके से उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, और ये सारे काम के थ्रू करवाया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन पॉलिसीज, जैसे कि जो संस्था में जितने भी एम्प्लॉय है उनके साथ में संबंध नीतियां कैसी होनी चाहिए, जो उनके बीच में रिलेशन है उनकी पॉलिसीज किस तरीके से होना चाहिए। रिलेशन पॉलिसीज कवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, लाइक यहाँ पे बताएंगे कि जो अलग अलग जो हमारे मानव संबंधी होते हैं उनमें कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है या फिर कवर किया जाता है। जैसे कि रिवॉर्डिंग मोटिवेशन पॉलिसीज रहते हैं जो कि रिवॉर्ड देते हैं, उसके थ्रू मोटिवेट होते हैं। इसके साथ में क्या हो जाता है, जैसे कि उनके मनोबल को बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे, लीडरशिप को स्टाइल जो हमारी रहती है उनको हम प्रक्रिया को सुधारेंगे या फिर बेहतर करेंगे, शिकायत प्रक्रिया को ध्यान में रखेंगे। एक एक तरीके से बता रहे कि कर्मचारियों के साथ में जब भी उनके साथ में काउंसलिंग की जाएगी तो वो किस तरीके से होना चाहिए। ये सारी जो नीतियां बनाई जाती है इन सभी को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि हमारे इंप्लॉयज़ के अकॉर्डिंग इस तरीके की पॉलिसीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो कि कवर किए जाते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसी का पार्ट ही एक तरीके से, एक नया टॉपिक नहीं है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कार्मिक नीतियों के बारे में, मतलब कि पर्सनल पॉलिसीज के बारे में, तो उसी पॉलिसीज के बारे में बता रहे हैं कि फॉर्मुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, नीतियों का निर्माण कैसे किया जाता है। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है निर्माण, तो निर्माण किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पहले आइडेंटिफाइंग द नीड्स, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान करना। जितने भी नीड्स है उनको पहले हमें पहचान में रखना है कि क्या क्या हमारी नीड्स है। तो यहाँ पर हम पहले क्या समझते हैं कि जो भी संस्था के अंदर जो नीड है पहले उसकी हम पहचान करना है जरूरी है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रबंधक जो हमारे मैनेजमेंट के जो एरियाज है उसमें हम देखेंगे कि नीतियों का जो हमें निर्माण करना है तो सारी चीज़ों को पहले ही क्लियर कर लिया जाएगा। उसके बाद में एडिशनल में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, जितने भी मान लो कि पहले के टाइम के, इससे पहले जैसे कि प्रीवियस टाइम में हिस्ट्री में जो भी हमारी गलतियां हुई है या फिर जितने भी मुद्दे उठे हैं उनकी जो रिपीटेशन हुई है उनके बेस पर ही हमें अतिरिक्त जो दिशा निर्देश होना चाहिए कि आगे हमें क्या सीख के क्या करना है। तो इस तरीके का ध्यान भी हमें आइडेंटिफाइंग द नीड्स में ही ध्यान में रखना है कि हमने लास्ट टाइम क्या गलतियां करी थी या फिर क्या अच्छी चीजें हमने किया था, क्या हमने अच्छे डिसीजन लिए थे जिसके हेल्प से हमें प्रॉफिट हुआ था। तो कहीं ना कहीं अपनी पिछली चीजों को याद रख के उसके बाद में ही हमें नए नए गाइडलाइंस को बनाना है, सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मेनली हम नीड्स की बात करेंगे कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। इतना जब हम डिसाइड कर लेते हैं तब हम बात आते हैं डाटा के ऊपर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे डाटा होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्टिंग डाटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डाटा को एकत्रित करना, मतलब कि कलेक्ट करना। इसमें क्या है कि 1 प्रायोरिटी एरियाज आर लिस्टेड। जब हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा एरिया है, मतलब किस एरिया को हमें प्राथमिकता देना, किसको हमें प्रायोरिटी देना है, उसके बेस पर फिर हमें उसके बाद में क्या करना है, नीति बनाने से पहले जितने भी डाटा होते हैं उन सभी को, जितने भी फैक्ट है, जितने भी डाटा है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, सभी को हमें इकट्ठा करना है, मतलब कि कलेक्ट करना है। उसके बेस पर ही हमें कदम उठाने हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनके लिए जितने भी स्रोत का, जितने भी रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है उन सभी को हमें, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी के जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी हमारे सर्वे हुए थे इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अंदर, या फिर जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर था, इन सभी को ध्यान में रख के तब जाके हमें डाटा को सारे इकट्ठा कर लेंगे और उनको ऊपर अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे, पूरा ध्यान से तरीके से उस पर पूरा विश्लेषण करेंगे। देन उसके बाद में हम आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। पहले हम नीड्स को ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या नीड्स, क्या हमें आवश्यकताएं हैं, साथ ही पिछली बातों को भी देख लेंगे कि हमें क्या किया था, किस तरीके से हमें नए गाइडलाइंस को लेना है या फिर क्या क्या चेंजेस करना है। इसके बाद में हम उससे रिलेटेड जितने भी डाटा है सभी को हम कलेक्ट करेंगे और इतना करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे अल्टरनेटिव्स का, कि जो हमारे पास में विकल्प है उसको हम देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से अल्टरनेटिव
नेटिव्स है उसके बेस पर ही काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो भी कलेक्ट होते रहते हैं अपने आप ही। तो उन सभी को ध्यान में रखते हैं वन बाय वन काम करते जाएंगे, पूरा डाटा को हम इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है जहां पे हम क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग द पॉलिसी, जो हमारी नीति होती है उनका हम संचार करेंगे। टू गेन अप्रूवल एट वेरियस लेवल्स, जितने भी हमारे लेवल्स है उन सभी के ऊपर जो एक अप्रूवल है वो पूरा प्राप्त करने के लिए द फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज शुड बी कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे लेवल्स है, जितने भी हमारे सतर है, उन सभी पे अप्रूवल प्राप्त करने के बाद में, अप्रूवल का मतलब एक तरीके से आप डिसाइड हो चुका है, हमारे पास में जो भी हमें नीड्स थे उसको भी फिक्स कर लिया हमने, जो हमारे पास में डाटा थे वो भी पूरी तरीके से कंप्लीटली कलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद में इतना जब डिसाइड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसको बोल देते हैं कि अप्रूव हो चुका पिछला काम सारा। जब पूरे लेवल पे जब इतनी चीजें अप्रूव हो जाएंगी, देन उसके बाद में जितनी भी नीतियां हैं उनको तैयार करते टाइम में जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है पूरे संगठन में उस चीज को कम्युनिकेशन के थ्रू उसको संप्रेषित करना है, सभी को उसके पास में उस चीज को पहुंचाना है। उसके बाद में क्या करना है, हमें कर्मचारियों तक जितने भी चीजें हैं उन सभी को पहुंचाने के लिए हमें अपनी नीति को, जो हमारी पॉलिसी उसको मैनुअली तरीके से या फिर इन हाउस जर्नल के हेल्प से या फिर जितने भी लेवल्स हैं उन सभी के बीच में चर्चा करके भी इन सारी चीजों को हमें क्विकली जल्दी से उन सभी के साथ में शेयर करना है, पहुंचाना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा इवेल्युएटिंग द पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीति का मूल्यांकन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो हमारे पर्सनल पॉलिसीज होते हैं टू बी इफेक्टिव मस्ट बी रिवाइड, इवेल्युएटेड एंड कंट्रोल रेगुलरली अगेंस्ट सर्टेन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रभावी तरीके से अपने काम को स्थापित करने के लिए हमारे जो भी पॉलिसीज है उसके अनुरूप टाइम टू टाइम उस पर रिविजन होना चाहिए, तरीके से रिव्यू करना है, हमें उसको इवेल्युएटेड करना है, मूल्यांकन करना है। साथ ही जो कंट्रोलिंग है वो बिल्कुल लगातार होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। टाइम टू टाइम उसका मूल्यांकन करना है, विश्लेषण करना है। ऑल द पॉलिसीज शुड बी रिवाइड एनुअली, और इसी के साथ में जितनी भी नीतियां हैं उनको एनुअली मतलब कि वार्षिक तौर पर, साल साल के आधार पर, साल साल जैसे कि एक साल कंप्लीट हो जाएगा वैसे उनकी हमेशा समीक्षा करनी है, उनको रिव्यू करना है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि सम पॉलिसीज शुड बी रिव्यू एट स्पेसिफिक टाइम्स, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि कुछ नीतियां ऐसी भी होती हैं जहां पे समीक्षा जो है, जो हमारा रिव्यूइंग का काम है, रिव्यू करने का जो काम है वो विशिष्ट समय पर ही की जानी चाहिए। ये पूरा बता रहे कि किस तरीके से रिव्यू होना चाहिए, इवेल्युएटिंग करना है हमने पॉलिसीज का। ये कुछ टाइम पे भी हो सकता है, वार्षिक मतलब कि एनुअली भी किया जा सकता है। ये कंपनी को ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कब कब करना है, किस तरीके से करना है, ये पूरा खुद ही डिसाइड करते हैं। इसी के साथ में ये पूरा लेसन जो है, लेसन नंबर 1 ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हमने पार्ट 1, 2, 3 तीन क्लासेस में कवर किया। इस लेसन को थोड़ा सा बड़ा था इस वजह से। तो आई होप यहाँ तक ये क्लासेस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप जरूर से शेयर करना। साथ ही अगर आपको क्लासेस कैसी लगी वो भी जरूर से शेयर करना, और इस क्लासेस को शेयर भी जरूर से कर देना। और इसी के साथ में पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।